पिछली क्लास में हम लोगों ने ये स्टडी किया हुआ था कि एटम के बारे में जो मॉडल था, सबसे पहले उसको स्टार्ट किसने किया था? थॉमसन ने। सबसे पहले स्टार्ट किया था थॉमसन ने। और उन्होंने जो परमाणु मॉडल सोचा था वो किस तरह का बना हुआ था कि उनके मुताबिक परमाणु का जितना भी बड़ा पूरा गोला होता है वो पूरे गोले में धन आवेश और ऋण आवेश एक साथ प्लम पुडिंग तरीके से रहते हैं। जैसे मैंने बताया था, खीर बना के उसमें काजू किशमिश मिला दो, ऐसे तो पूरी खीर धनावेशित हो गई और काजू किशमिश उसमें क्या बन गए? ऋणावेश। तो थॉमसन ने ऐसा मॉडल सोचा था, लेकिन दैट वाज रिजेक्टेड। और उसके बाद उन्हीं के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने भी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सोचा और उन्होंने उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया, और वो एक्सपेरिमेंट था गीगर और मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो एटम होता है उसके अंदर धनावेश और ऋणावेश एक साथ ऐसा मिले हुए नहीं रहते, बल्कि एटम के भीतर बड़ी छोटी सी जगह पर न्यूक्लियस रहता है और उस न्यूक्लियस में ही एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर रहते हैं और वो लगातार नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते। ये रदरफोर्ड ने मॉडल बनाया था। इसमें यह भी देखा गया कि नाभिक का जो साइज होता है दैट इज 10⁻⁻14 मीटर, और एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का रहता है। तो नाभिक का आकार 10⁻⁻14 मीटर की कोटि का, जबकि परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का था। इससे हमको एक बात पता चलती है कि परमाणु के भीतर अगर एटम इतना बड़ा है तो न्यूक्लियस तो बस जरा सा होता है, इतना छोटा सा। परमाणु के अंदर अगर हम नाभिक को देखें तो नाभिक जितनी भी जगह पर है उससे कम से कम 10,000 गुना जगह उसमें और रहती है, खाली रहती है। अगर 10,000 गुनी जगह उसमें खाली रहती है तो फिर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? रदरफोर्ड के सामने ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि नाभिक अगर अत्यंत छोटी सी जगह पर रहता है और नाभिक के अलावा आइटम के भीतर कम से कम 10,000 गुना जगह रिक्त है, तो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? फिर क्या अगर ये एक छोटा सा नाभिक है तो इलेक्ट्रॉन आकर्षण के कारण सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें चिपके रहते हैं। अगर आकर्षण के कारण सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें चिपक जाएंगे तो नाभिक, तब तो एटम का साइज बड़ा छोटा होना चाहिए भाई। नाभिक का साइज 10⁻⁻14 मीटर। अब अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षण की वजह से सब आकर ऐसा नाभिक में चिपक जाएंगे तब तो पूरा का पूरा परमाणु भी बस जरा सा रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं परमाणु इतना छोटा नहीं होता, परमाणु नाभिक के आकार से 10,000 गुना बड़ा रहता है। तो इसका मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर्षण के कारण नाभिक में चिपके तो नहीं रहते होंगे, दूर दूर रहते होंगे। अब दूर आकर्षण बल है फिर भी दूर रह ले, ऐसा तो कब पॉसिबल होता है? ऐसा हमने रदरफोर्ड ने नेचर में देखा कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रहते हैं, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट रहते हैं, कि उनके बीच आकर्षण बल होता भी है और वो एक दूसरे से दूर दूर रह भी लेते हैं और वो लगातार चक्कर लगाकर रहते हैं। तो यही मॉडल रदरफोर्ड ने एटम के बारे में सोचा और तब जाके उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस एटम के बिल्कुल सेंटर पर रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। ये नेचर को देख के ये सारा कुछ बनाया गया। अब क्योंकि यहां तक हम क्लियर कर चुके, रदरफोर्ड ने ये बताया कि एटम में सेंटर पर न्यूक्लियस होगा, उसका पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में ऐसे फैला रहेगा, ऐसा नहीं है। जितना भी पॉजिटिव एटम के पास होता है दैट विल बी एट अ वेरी स्मॉल प्लेस एंड दैट स्मॉल प्लेस इज नोन एज न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाएंगे अपने अपने ऑर्बिट में
सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे, जैसा कि सन के चारों तरफ प्लैनेट करते हैं, सन के चारों तरफ अर्थ करती है। यही चीज सोच करके उन्होंने ये मॉडल बनाया। अच्छा, ये मॉडल बन जाने के बाद रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस भी किए। कैलकुलेशन ऐसे हुए कि अगर बीच में न्यूक्लियस रहता है और उसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन के पास कुछ गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि गति कर रही है। आकर्षण, वो नाभिक के आकर्षण बल में है, इस वजह से उनके पास कुछ स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन भी उस समय करके दिखाए। तो आज हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि अगर हाइड्रोजन एटम होगा, हाइड्रोजन एटम अगर होगा तो, क्योंकि ये सबसे छोटा एटम है, तो उसी को लेकर उन्होंने कैलकुलेशन किया कि अगर हाइड्रोजन एटम है और उसका न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसा चक्कर लगा रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस सबसे पहले हम देखना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये लिख के रखा हुआ है ताकि मैं आपका टाइम बचा सकूं। लिखा हुआ है हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए रदरफोर्ड की गणनाएं। मतलब हाइड्रोजन की तरह जो एटम हैं उनके बारे में या उनको लेकर रदरफोर्ड ने क्या कैलकुलेशन किया, ये हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये एक छोटा सा फिगर मैंने बनाया हुआ है, ये पूरा का पूरा एटम है। इस पूरे एटम में ये छोटा सा क्या बनाया हमने, नाभिक, न्यूक्लियस कहते हैं इसको, और इसके चारों तरफ आर त्रिज्या के मार्ग में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। क्योंकि हाइड्रोजन एटम छोटा एटम है, उसके नाभिक में एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश और एक ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, तो फिर से नाभिक इसका कितना बड़ा होगा, उसमें केवल एक पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन का नाभिक। ठीक है, और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। और ये मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, और इस इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, स्मॉल v। आप याद करें कि अगर किसी एटम का परमाणु क्रमांक Z है तो उसके नाभिक का आवेश कितना होता है, Z इंटू ई प्लस Z इंटू ई, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, इसलिए हाइड्रोजन के नाभिक में कितना आवेश होगा, प्लस 1 इंटू ई। अब 1 इंटू ई होगा मीन्स कितना होगा, प्लस ई। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, एंड सपोज द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेलोसिटी v। हमने ये मान लिया कि वेग v से चक्कर लगाता है। क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी पार्टिकल वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो उसको वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाने के लिए या उसको सर्कुलर पाथ पर बने रहने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, एक mv²/r। एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स एनी पार्टिकल कैन नॉट रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ। एक वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर नहीं लगा सकता। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है तो इसको भी क्या जरूरत पड़ रही होगी, अभिकेंद्र बल। अब आपने ये भी 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अभिकेंद्र बल कोई भी नया बल नहीं है। जिस पार्टिकल को अभिकेंद्र बल चाहिए होता है वो वहां उपस्थित किसी न किसी बल से ही उसको मिल जाता है, किसी न किसी बल से ही वो ले लेता है। यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल चाहिए, ये किस बल से ले लेगा, तो आंसर है नाभिक और इलेक्ट्रॉन। नाभिक धनावेश है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है, इन दोनों के बीच एक आकर्षण बल लगेगा। क्या नाम है उसका, वैद्युत आकर्षण बल। तो वो जो वैद्युत आकर्षण बल लगता है उस वैद्युत आकर्षण बल से ही ये इलेक्ट्रॉन अभिकेंद्र बल ले लेगा। जितना इसको जरूरत होगी उतना ये ले लेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा, आंसर है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से। तो हमने लिखा कि इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल
नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला mv²/r, जहां m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग और r इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। ये किसके बराबर होगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत आकर्षण बल। वैद्युत आकर्षण बल का फॉर्मूला कूलॉम फोर्स से मिलता है हमको। तो कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। यहाँ Q1 और Q2 दो आवेश चाहिए, दो आवेश है, एक नाभिक और एक इलेक्ट्रॉन। इसका आवेश E, इसका भी आवेश कितना E, तो E × E/r²। इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है। हम इस R से इसका एक R कैंसिल कर सकते हैं। इसके पास दो R है ना, एक रेडियस कैंसिल हो जाएगी, एक रेडियस बचेगी। तो हम एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और ये पूरा mv² उधर भेज देते। तो देखो क्या मिलेगा, ये पूरा R यहाँ पर आ जाएगा, mv² उधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, R = 1/4πε0 E²/mv²। ये आ गया, देखो R = 1/4πε0 E²/mv²। इससे आप क्या निकाल सकते हो, आंसर है इससे आप इस इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो। नहीं समझ आया? अच्छा, आप चाहें तो ये भी पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है। तो आप एक काम करें, यहां से v निकाल लो डायरेक्ट। r से एक r कैंसिल हो गया है, एक r तो बचेगा, ये m भी उधर भेज दिया, तो यहां पर कितना आ जाएगा, m × r, ठीक है। और यहां क्या बचा, v²। अगर आप ऐसी सिचुएशन पे v की वैल्यू निकालोगे तो इधर के टर्म का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करोगे तो ऊपर कौन है, e²। e² का स्क्वायर रूट e/√4πε0 m × r। वेलोसिटी भी निकाल लीजिए। तो रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो कैलकुलेशन किया, उन्होंने ये बताया कि हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आप इस फॉर्मूले से, वेग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की बारी आती है। इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा होती है, ये हमको कैसे पता चला, बड़ी सिंपल सी चीज है, जो वस्तु गति कर सकती है उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। फिर से, जिस वस्तु के पास द्रव्यमान हो, जिस वस्तु के पास वेग हो, उसके पास गतिज ऊर्जा हो सकती है। बिकॉज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो जिस पार्टिकल के पास मास होगा, इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगी, उस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी वेलोसिटी से चक्कर भी लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास जरूर गतिज ऊर्जा होगी। कितनी होगी, 12 mv²। थोड़ा ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखेंगे, 1/2 की जगह तो हमने 1/2 लिखा, mv² आप देख रहे हैं, mv², और ये mv² की वैल्यू है। देखो r कैंसिल हो चुका है इस r से, mv² की वैल्यू क्या बचेगी बताओ, 1/4πε0 E²/r की r², r वो लिख दिया, देखो हमने यहाँ पर 1/2 की जगह 1/2 और mv² की जगह 1/4πε0 E²/r। ओके, तो ये गतिज ऊर्जा आ गई, इसमें हमने मल्टीप्लाई करा दिया, 2 4 8, तो k = 1/8πε0 E²/r। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी गतिज ऊर्जा है, 1/8πε0 E²/r, ये उसके पास इतनी गतिज ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के पास स्थितिज ऊर्जा भी है, क्यों,
स्थितिज ऊर्जा किसी पार्टिकल के पास होती है तो क्यों होती है? देखो, मैं आपको बताता हूं, किसी भी पार्टिकल के पास स्थितिज ऊर्जा होने के लिए दो चीजें चाहिए। आप हमेशा याद रख लें, किसी भी कण के पास स्थितिज ऊर्जा होगी अगर उसमें दो चीजें हैं। क्या? एक तो बल होना चाहिए और दूसरा कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। जैसे दो पार्टिकल हैं और उस दो कणों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा है या नहीं, इसका अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं? तो आप ये चेक करो कि क्या उन दोनों कणों का जो निकाय है, दोनों कणों के बीच कोई बल है। अगर दोनों कणों के बीच बल होगा और अगर उनके बीच एक निश्चित दूरी होगी तो जरूर उनमें स्थितिज ऊर्जा होगी ही। जैसे इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। आप अर्थ में, पृथ्वी हमारी होती है, अगर ये वस्तु, कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी पर है तो आप क्या कहते हो कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 0। ठीक है। लेकिन अगर अर्थ से मैं इसको ऐसा उठा के यहां तक ले जाता हूं, इतनी डिस्टेंस मेंटेन कर देता हूं, मैं इतनी दूर कर देता हूं, तो फिर आप बोलने लगते हो कि अगर ये h हाइट पर है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा है mgh। कहते हो कि नहीं कहते हो आप? तो अगर एक पिंड अर्थ पर पड़ा है तो उसकी ऊर्जा कितनी? स्थितिज ऊर्जा 0। अगर वो यहां से h हाइट पर है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी? mgh। अब थोड़ा सा एनालिसिस करिए इसको और देखिए, जब यहां पर है ये, तो क्या अर्थ इसको आकर्षित नहीं कर रही है? कर रही है। क्या इनके बीच डिस्टेंस है? नहीं, इसलिए इसके पास स्थितिज ऊर्जा नहीं है। यहां पर आ गया, इतनी दूर कर दिया हमने, ये अर्थ है और ये वो बॉडी है। अब बताएं, अर्थ इस पिंड को आकर्षित करती है कि नहीं करती? करती है। और इनके बीच में क्या है? एक डिस्टेंस मेंटेन कर दिया हमने। तो अट्रैक्शन का फोर्स भी है और डिस्टेंस भी है, इसलिए इसके पास क्या है? स्थितिज ऊर्जा। तो हम ऐसा सोचने लगे, हमने ये याद कर लिया हमेशा के लिए। क्या याद कर लिया? कि आगे के लिए, हमेशा के लिए याद कर लो कि अगर दो पार्टिकल्स के बीच में बल होगा, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, इट डजंट मैटर, लेकिन अगर दो कणों के बीच में फोर्स है, उनके बीच डिस्टेंस है, तो उस सिस्टम के पास स्थितिज ऊर्जा होगी। नहीं समझ में आया आपको? अब यहां पर भी ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच कोई बल है या नहीं है? है, वैद्युत आकर्षण बल है और इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस भी है। तो आकर्षण का बल भी है और डिस्टेंस भी मेंटेन है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास स्थितिज ऊर्जा जरूर होगी। तो ये चीज याद रहेगी सभी को। बताएं, किसी भी कणों के किसी भी निकाय के पास स्थितिज ऊर्जा होने के लिए क्या, कितनी चीजें जरूरी हैं? दो। कौन कौन सी? एक तो उन दोनों के बीच क्या होना चाहिए? बल। और दूसरा उन दोनों के बीच डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर दोनों बल तो लगा रहे हैं लेकिन ऐसे एक दूसरे में ऐसे आ गए तो स्थितिज ऊर्जा 0 रहेगी, नहीं रहेगी स्थितिज ऊर्जा उनकी। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉन के पास स्थितिज ऊर्जा क्यों है। बताइए, इलेक्ट्रॉन के पास स्थितिज ऊर्जा क्यों है? क्योंकि इनके बीच में बल भी है और डिस्टेंस भी है। Therefore, electron has the potential energy. इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा U is equal to, आपने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है? अगर दो आवेश हैं एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर, तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। R स्क्वायर नहीं, R स्क्वायर बल में होता है, स्थितिज ऊर्जा में केवल R रहेगा। ठीक है, तो देखो बल में हमने R स्क्वायर लगाया है, स्थितिज ऊर्जा में केवल R रहेगा। समझ आ गया? अच्छा, और एक बात आपको याद होगी, स्थितिज ऊर्जा फाइंड आउट करते समय आपको बताया गया था कि आवेशों को उनके निशान सहित यूज करिएगा। याद आया? तो देखो चार्ज को हमने उनके चिन्ह सहित यूज किया हुआ है। नाभिक का आवेश +E, इलेक्ट्रॉन का आवेश -E।
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस इंटू प्लस माइनस ई इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर। तो इतनी स्थितिज ऊर्जा आ गई। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा भी है और इलेक्ट्रॉन के पास स्थितिज ऊर्जा भी है। तो इलेक्ट्रॉन के पास कुल कितनी ऊर्जा है? तो आंसर है कि दोनों को जोड़ दो, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ दो तो इलेक्ट्रॉन की क्या मिल जाएगी आपको? टोटल एनर्जी मिल जाएगी, कुल ऊर्जा मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, K प्लस U कर दिया। K की जगह पर हमने ये वैल्यू लिखी, देखो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। U की जगह पर हमने ये वैल्यू लिखी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। दोनों को सॉल्व किया। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे सब कुछ सेम है, केवल इसमें 1/8 है और यहां माइनस 1/4 है। 1/8 और 1/4 में कौन बड़ा है? 1/4 बड़ा है। तो -1/4 में 1/8 माइनस के हो जाएंगे तो 1/8 बचेंगे, और वो भी कैसे? नेगेटिव, क्योंकि ये बड़ा है ना। आप एलसीएम लेकर सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये बचेगा सॉरी, ये कितना बच जाएगा आपका? बस यूं समझ लें कि ये इससे आधा ही तो है। तो अगर ये चीज इसकी आधी है तो इसमें जब इसको माइनस करोगे तो यही पूरा बच जाना चाहिए। जैसे मैं आपको इसको दिखाता हूं कि अगर x/2 में आप x माइनस करोगे, सोचो ये वाला टर्म इसका आधा है कि नहीं? ठीक है, तो अगर ये x है तो ये x/2 है। अब x/2 में अगर x माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? -x/2 माइनस लग जाएगा और ये पूरा का पूरा टर्म बच जाएगा। ठीक, तो माइनस लग गया और ये पूरा का पूरा टर्म बच गया। ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप एलसीएम लेके देख ले करके यही आ जाएगा। तो ये टोटल एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ओके। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हमने देखी कैसी आती है? नेगेटिव। अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कुल ऊर्जा ऋणात्मक होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के बंधन में रहता है, तभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसा चक्कर लगाता रहता है, उसके बंधन से बंधा रहता है, क्योंकि उसके पास खुद की ऊर्जा कैसी है? नेगेटिव, तथा इसके चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ ना घूमे तो इसके पास नेगेटिव ऊर्जा इतनी है, इसी की वजह से घूमता है, तो इसकी ऊर्जा नेगेटिव से 0 करवा दो। ये नेगेटिव है ना, अभी मैंने यही तो रीजन लिखा, नेगेटिव की वजह से ही तो ये नाभिक के चारों तरफ घूमता है। और अगर आप चाहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमना बंद कर दे तो इसकी ऊर्जा को, नेगेटिव है, इसकी ऊर्जा को 0 कर दो। एनर्जी 0 हो जाएगी तो उसका रेडियस इंफिनिटी हो जाएगा। कैसे? ई की जगह 0 लिखो, फिर 0 को उधर ले जाओ, आर को इधर लेके आओ, तो ये 0 कहां जाएगा? अपॉन में, और उस 0 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? इंफिनिटी। रेडियस कितनी मिलेगी आपको? अनंत। बात नहीं समझ में आई भाई? ई की जगह 0 लिखोगे आप, तो ई की जगह 0 लिखोगे, फिर ये 0 यहां भेजोगे, आर उधर भेज दोगे तो आर यहां चला जाएगा और ये 0 नीचे आ जाएगा। अब 0 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? तो रेडियस कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। और रेडियस इन्फिनिटी होने का मतलब है वो अनंत पर चला जाएगा। अनंत पर जाने का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। ड्यूटी, ये जो उसको घूमने की ड्यूटी मिली है, इससे वो फ्री हो जाएगा, और उसका नाम हम क्या रख देंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नाम रख देंगे उसका। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसकी ऊर्जा हमें क्या बनानी पड़ेगी? 0। कैसे बनाएंगे 0? माइनस की इतनी ऊर्जा उसके पास है, अगर हम बाहर से किसी तरह से प्लस की इतनी ऊर्जा हम इसको दे दें, जैसे अगर इसके पास -10 है और हम इसको +10 एनर्जी दे देते हैं तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0।
और फिर ये घूमना बंद कर देगा और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो देखिए हमने क्या लिखा कि यदि इतनी ही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बाहर से दे दी जाए तो उसकी कुल ऊर्जा शून्य हो जाएगी और उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या अनंत हो जाएगी तथा वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो कौन सी ऊर्जा नाभिक को इलेक्ट्रॉन को उसके बंधन से मुक्त कराएगी? कौन सी ऊर्जा होगी जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक के बंधन से मुक्त कराएगी? आंसर है होगी इतनी ही लेकिन पॉजिटिव। तो होगी इतनी ही लेकिन पॉजिटिव, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, क्योंकि यही वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक के बंधन से मुक्त कराएगी। और इलेक्ट्रॉन कैसा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो एटम में जब एटम का मॉडल रदरफोर्ड ने बनाया, सजेस्ट किया उन्होंने ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह के बाद, तो उन्होंने हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए ये कुछ गणनाएं भी करके दिखाई। ये सब गणनाएं करके दिखाई, उन्होंने लिखा पेपर पे, सब कुछ किया गया, ठीक है। लेकिन बाद में ये जो कुछ रहा ये तो रदरफोर्ड ने किया, पर अभी भी एटम पूरी तरीके से बिल्कुल उसका एटॉमिक मॉडल परफेक्ट है, 100% करेक्ट हो ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां पाई गई और इन कमियों जो कमियां पाई गई उनको किसने दूर किया? तो उनको दूर किया रदरफोर्ड के ही एक स्टूडेंट थे, बोर, उन्होंने उसको दूर किया, ठीक है। सबसे पहले एटम का मॉडल किसने सजेस्ट किया था? थॉमसन। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को इंप्रूव किसने किया? उनके स्टूडेंट रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल बनाया, उनके मॉडल में जो कमियां रह गई उसको इंप्रूव करने के लिए कौन आएगा? बोर आएंगे, तो वो इंप्रूव करके दिखाएंगे। तो देखना ये है कि क्या कमियां हैं और उनको कैसे बोर ने इंप्रूव किया। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज है जिसका यूज होगा और उसकी पढ़ाई हमको पहले करनी है, ठीक है। तो अभी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल इन्होंने इतना बना दिया, इसको आप यहीं रोक देंगे। इनके मॉडल में क्या कमियां आई और क्या चीजें बोहर ने दूर किए, कैसे इंप्रूव किया, वो अब हम बाद में लेंगे। उससे पहले यहां पर एक छोटी सी चीज है जिसको बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हिंदी में बोलते हैं परमाणु स्पेक्ट्रम। तो परमाणु स्पेक्ट्रम होता क्या है, ये चीज सबसे पहले आपको समझनी है। समझ रहे हैं? परमाणु का स्पेक्ट्रम क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इस चीज को हमने थोड़ा सा स्टडी करना है। तो आप देखिए मैं आपको बताता हूं। स्पेक्ट्रम देखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम का प्लूरल है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देखोगे यहां पर हमने स्पेक्ट्रा लिखा हुआ है और यहां पर हमने स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है, तो आप परेशान मत हो। स्पेक्ट्रा का मतलब एक से ज्यादा स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम का प्लूरल है। स्पेक्ट्रम होता क्या है? कलर, लाइट, लाइट का कलर स्पेक्ट्रम होता है। जैसे कि आपने इससे पहले प्रिज्म का एक एक्सपेरिमेंट किया था। प्रिज्म का जब एक्सपेरिमेंट किया था तो आपने क्या किया था, सभी ध्यान से सुनेंगे, ये स्पेक्ट्रम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसको समझ में आपको आएगा तो ही आगे के हम लोग आगे की बातें समझ सकते हैं। आपने प्रिज्म का एक एक्सपेरिमेंट किया। प्रिज्म के उस एक्सपेरिमेंट में जब आप प्रिज्म में लाइट डालते थे, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश डालते थे जब आप, ठीक है, तो श्वेत प्रकाश जब हमने डाला तो हमने क्या देखा? हमें एक स्क्रीन पर सबसे नीचे कौन सा कलर मिला? सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे वायलेट, याद आया? बाकी कलर उनके बीच में थे। तो सबसे नीचे हमको मिला वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे सारे कलर मिले। अब इस स्क्रीन को हमने ऐसा कर दिया, समझ आया? तो अब कलर कैसे हैं? वायलेट, यहां पर वायलेट, उसके बगल में इंडिगो, उसके बगल में ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड।
इसको हम बोलते हैं कि ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है। इसको क्या कहते हैं? ये श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। तो ये जो स्क्रीन पर हमको मिला, इसको हम बोलने लगे कि ये श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। और जिस स्क्रीन पर, जिस मशीन पे ये काम हुआ, उसको बोला गया स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफ। समझ आ रही बात आपको? क्या हुआ? श्वेत प्रकाश हमने व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म में जब डाला तो हमको सबसे नीचे ऐसा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे सारे कलर मिले। उस स्क्रीन को हमने ऐसा कर दिया तो उसमें भी वायलेट से लेकर रेड तक के सारे कलर अब ऐसे मौजूद हो गए, ऐसे आ गए उसमें। तो ये एक मशीन बनाई गई जिसमें जब श्वेत प्रकाश डालते हैं तो उसकी स्क्रीन पर वायलेट से लेकर के रेड तक सारे कलर अपनी अपनी जगह पर होते हैं। और ये मशीन का नाम क्या रखा गया? स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफ भी कह सकते हैं आप उसको। और ये सब कलर का मिलना क्या है? ये स्पेक्ट्रम है। तो जिस स्पेक्ट्रम में वायलेट से लेकर रेड तक सारे कलर उपस्थित हैं, वो किसका स्पेक्ट्रम है? तो आंसर है वो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है। क्योंकि ये सारे कलर कैसे मिले थे आपको? ये सारे कलर मिले थे जब आपने प्रिज्म में श्वेत प्रकाश डाला था, व्हाइट लाइट डाली थी। तो ये कुछ इमेजिन हो रहा है आपको? क्या एक ऐसी स्क्रीन बनी होगी, उस स्क्रीन पे एक तरफ वायलेट कलर, वायलेट के बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे सारे कलर उसमें होंगे। अब उस स्क्रीन में हमने अपनी सुविधा के लिए एक और काम बढ़िया कर लिया। क्या काम अच्छा कर लिया हमने? कि उस स्क्रीन पर जहां पर इंडिगो आया, वायलेट कलर जहां पर मिला, बैगनी रंग हमको जहां मिला, उसके ऊपर, उसी के ऊपर, उस जगह पर हमने बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है ये वहीं पर लिख दिया। उसके बगल में कौन सा कलर है? आसमानी, इंडिगो। तो जहां पर इंडिगो कलर हमको मिला, उस जगह पर हमने इंडिगो कलर की जो वेवलेंथ होती है, जो उसकी तरंग दैर्ध्य होती है, उसको लिख दिया। उसके बाद कौन सा कलर है? ब्लू। ब्लू की जितनी वेवलेंथ होती है वो हमने ब्लू के ऊपर यहां लिख दिया। ब्लू के बगल में ग्रीन, तो ग्रीन की जो वेवलेंथ होती है, जो ग्रीन का लैम्डा होता है, उसको हमने उसके बगल में ग्रीन के ऊपर लिख दिया। उसके बाद कौन सा मिलेगा? येलो। तो येलो के ऊपर हमने क्या कर दिया? येलो वाली लैम्डा जितनी होती है वो येलो में लिख दिया हमने। येलो के बाद कौन मिलेगा? ऑरेंज। तो ऑरेंज कलर के प्रकाश का जितना भी तरंग दैर्ध्य होता है, उसका जितना भी वेवलेंथ होता है, वो हमने ऑरेंज कलर के ऊपर यहां नोट कर दिया, मशीन में ही लिख दिया, स्क्रीन में ही उसके नोट कर दिया। और उसके बगल में कौन सा मिला? रेड। रेड की जो वेवलेंथ थी, उसका जो लैम्डा था, वो हमने रेड वाली जगह पर नोट कर दिया। अब ये तो हमने कहां लिख दिया? स्क्रीन पर ही सीधे लिख दिया। तो अब अगर आप व्हाइट लाइट डालते हो तो जहां जहां पर जो कलर जाता है, उस कलर के ऊपर उसकी क्या लिखी हुई है? वेवलेंथ। अब अगर हम व्हाइट लाइट ना भी डालें, सोचो थोड़ा सा, व्हाइट लाइट डालते हैं तो यहां पर ऐसे कलर आ जाते हैं और हर कलर के ऊपर उसकी क्या लिखी हुई है? हमने व्हाइट लाइट नहीं डाली। व्हाइट लाइट नहीं डाली तो क्या कलर दिखेंगे आपको कि नहीं दिखेंगे? आंसर है कलर नहीं दिखेंगे। तो क्या वो नंबर दिखेंगे जो वेवलेंथ लिखी है आपने? वो तो दिखेंगे, वो तो स्क्रीन पर ही लिखा हुआ है। इतनी बात सबको समझ आ गई? ओके। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि परमाणु का स्पेक्ट्रम मैं आपको बताऊं दो तरह का होता है, दो प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है। और मैं चाहता हूं कि स्पेक्ट्रम आप बहुत अच्छे से समझें ताकि आगे आपसे जब पूछा जाए तो आप अच्छे से बता सकें। अब गौर से सुनिएगा। अब ये एक स्क्रीन हमारे पास है। जब भी किसी का स्पेक्ट्रम देखना होगा, हम इस स्क्रीन पर लाइट डालेंगे, उसका स्पेक्ट्रम हमें दिख जाएगा। अब आपके पास जो स्क्रीन है उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं?
स्क्रीन है और अलग अलग जगह पर उनके कलर जो आते रहे हैं उनके हमने वेवलेंथ यहां नोट कर दी है, लिख दी है। अब एक ऐसी स्क्रीन हमारे पास है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोग्राफ। ओके, अब हमने क्या किया, हमने एक गैस की ट्यूब ली, कांच की ट्यूब, ग्लास की ट्यूब ली और उसके भीतर हमने हाइड्रोजन गैस भर दिया। कांच की हमने एक नलिका ली, ऐसी ग्लास की बनी हुई, इस तरह की, इसमें एक इलेक्ट्रोड इधर लगा हुआ, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा हुआ और इसके भीतर हमने किसको भर दिया, कोई भी गैस भर दी हमने, हाइड्रोजन गैस भर दिया हमने। बात समझ में आई? तो एक कांच की नली ली, उसमें दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और इसमें हमने कोई गैस भर दी। गैस भरने के बाद ये जो इलेक्ट्रोड लगे हैं इनसे हमने करंट फ्लो करवा दिया, करंट फ्लो करवा दिया, करंट जाएगी और ये जो गैस भरी हुई है इसके परमाणुओं को एनर्जी देगी। इसके परमाणुओं को क्या करेगी, एनर्जी देगी बड़ी जोर से। भाई जब आप करंट फ्लो करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इनसे टकराएंगे परमाणुओं से, तो परमाणुओं को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। परमाणुओं को एनर्जी मिलेगी, एक दिन अभी बात आ रही थी परमाणुओं को एनर्जी मिलेगी, तो हम साइंस की भाषा में कहते हैं कि हमने परमाणुओं को क्या कर दिया, उत्तेजित कर दिया, एक्साइट कर दिया उनको। बात समझ में आई? तो एक्साइट कैसे करेंगे परमाणुओं को, आप ग्लास गैस ट्यूब में भरेंगे गैस को, उसके बाद उसमें करंट को फ्लो करवा देंगे। जैसे ही आप करंट फ्लो करेंगे उसके अंदर भरे हुए एटम्स क्या होने लगेंगे, एक्साइट होने लगेंगे, उत्तेजित होने लगेंगे। और जब वो उत्तेजित होते हैं तो वो अपने अंदर से लाइट निकालते हैं, वो अपने अंदर से क्या करते हैं, लाइट निकालते हैं। ध्यान रखेंगे अब आप ये बात? ठीक। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा। एक अंधेरे कमरे में ले गए, किसे, स्क्रीन भी ले गए, वो स्क्रीन जो ऑलरेडी हर कलर के ऊपर उसका वेवलेंथ लिखी हुई है, और ये ग्लास ट्यूब भी ले गए। अंधेरा कमरा है, स्क्रीन लगी हुई है, तो क्या स्क्रीन आपको दिखेगी? स्क्रीन कैसी दिखेगी, कमरा अंधेरा है, ब्लैक कलर की। अरे जब अंधेरा कमरा है, लाइट ही नहीं है वहां पर, तो स्क्रीन कैसे दिखेगी आपको? अंधेरे कमरे में ये कैसा दिखेगा आपको, ब्लैक। लेकिन इसके ऊपर हर जगह लिखा हुआ है, वो भी आपको नहीं दिखेगा, वो भी आपको नहीं दिखेगा। तो अंधेरे कमरे में है, स्क्रीन भी है, उस पे वेवलेंथ लिखी है पर हमको कुछ दिख नहीं रहा। अब हमने क्या किया, ग्लास की ये ट्यूब भी है हमारे साथ, हमने उसके भीतर हाइड्रोजन गैस भरी और दोनों तरफ से इलेक्ट्रोड से करंट को क्या कर दिया, फ्लो करवा दिया। अर्थात हमने हाइड्रोजन गैस के परमाणुओं को उत्तेजित कर दिया, एक्साइट कर दिया। जैसे ही आप हाइड्रोजन परमाणुओं को उत्तेजित करेंगे, इन परमाणुओं से क्या निकलना शुरू हो जाएगी, लाइट निकलना शुरू हो जाएगी। यानी कि हम क्या देखते हैं कि ग्लास ट्यूब के अंदर जो गैस भरी है उसके परमाणु चमकने लगते हैं, जैसे ट्यूबलाइट में होता है। तो ये चमकने लगते हैं और उससे क्या निकलने लगी, लाइट निकलने लगी। उस लाइट को हमने उसी मशीन में डाला, उसी मशीन में डाला तो हम क्या देखते हैं कि पूरा हमारा जो स्क्रीन है वो ब्लैक कलर की है, एक जगह पर उसमें ऐसे एक लाइन चमकीली हमको दिखाई देती है, एक जगह पर हमको रंगीन एक लाइन चमकीली दिखाई देती है। तो अब हम समझ गए, और वहां पर वेवलेंथ ऊपर लिखी हुई है। तो अब हम ये समझ गए कि इस गैस ट्यूब में जो हमने हाइड्रोजन गैस भरी हुई है उसके परमाणुओं को उत्तेजित करने से जो लाइट निकलती है वो लाइट यहां पर आई, और ऊपर हमने पढ़ लिया कि उस लाइट की वेवलेंथ इतनी है। अब हम समझ गए कि हाइड्रोजन गैस के परमाणुओं को उत्तेजित करने से इतनी तरंगदैर्घ्य की लाइट निकलती है। नहीं समझ में आई बात आपको? ये बात समझ में आई? कहां पर है इस समय हम लोग? अंधेरे कमरे में, स्क्रीन भी है, ग्लास की ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भी भरी हुई है और उसके परमाणुओं को हमने एक्साइट कर दिया। तो हमें पूरी स्क्रीन कैसी दिखती है, ब्लैक कलर की, लेकिन एक जगह उसमें एक चमकीली लाइन मिलती है।
अब हम क्या समझ गए? हम ये समझ गए कि हाइड्रोजन परमाणुओं का एक्साइट करने से उनके अंदर से जो लाइट निकलती है उस लाइट की वेवलेंथ इतनी है, देखो यहां जो लिखी हुई है, बाकी पूरा ब्लैक दिखेगा आपको। ठीक है, ये हमने हाइड्रोजन का कर लिया और हमने एक कागज पे नोट कर लिया, पहचान लिया कि जब जब हाइड्रोजन के परमाणुओं को उत्तेजित किया जाएगा वो एक लाइन वहीं पर आपको मिलेगी, उसी जगह पर मिलेगी, उसी वेवलेंथ की मिलेगी। हमने क्या किया, गैस ट्यूब को निकाला, उसकी गैस निकाली, उसके अंदर हमने सोडियम की वेपर भर दिया, सोडियम की वाष्प भर दी इसके भीतर। अब सोडियम की वाष्प भर दी, अभी भी हम अंधेरे कमरे में हैं, लेकिन अब ग्लास की ट्यूब से हमने हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया। अब उसमें क्या भर दिया हमने, सोडियम की वाष्प, सोडियम वेपर हमने उसमें भर दिया और फिर से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर दी। अर्थात इस बार हमने किसको उत्तेजित किया, सोडियम के परमाणुओं को उत्तेजित किया, सोडियम वेपर के जो एटम्स हैं उसको हमने उत्तेजित किया। उत्तेजित किया, वो चमकने लगे, लाइट निकली, लाइट को मशीन में डाला, उसमें स्क्रीन में फिर एक लाइन दिखाई दी, एक लाइन हमें दिखाई दी, इस जगह पर येलो कलर की एक लाइन आ गई। और ये वही वाली जगह है जब हम व्हाइट लाइट डालते थे तो जो येलो मिलता था उसी जगह पर एक येलो लाइट हमको मिलती है। बाकी पूरी स्क्रीन में क्या है, बाकी पूरी स्क्रीन ब्लैक है, केवल एक जगह पर हमको क्या मिल रही है, येलो कलर। अब हमने क्या पहचान लिया, हमने पहचान लिया कि सोडियम परमाणुओं से जो लाइट निकलती है उसमें से येलो कलर आएगा और उसकी वेवलेंथ इतनी होती है। तो हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पहचानने लगे, इसको क्या बोलेंगे, जो येलो कलर आई, पूरा ब्लैक कलर की स्क्रीन है, केवल एक जगह येलो कलर हमको मिलता है, तो हम बोलेंगे कि ये सोडियम का स्पेक्ट्रम है। पहले जो हाइड्रोजन का बनाया था यहां पर एक चमकीली लाइन आई थी, उसको क्या बोलेंगे कि ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। बात समझ आ रही है आपको? तो इस तरह से हम स्पेक्ट्रम पहचानते हैं। अब ये चीज हमने पहचान ली, पहचानने के बाद एक दिन कोई आया, उसने हमको एक व्हाइट पाउडर दिया और उसमें उसने बोला कि इसमें क्या है पता लगाओ। हमने उसको क्या किया, उस व्हाइट पाउडर का चूर्ण बनाया, उसकी गैस बनाई, ग्लास ट्यूब में भर दी उसको और करंट फ्लो करवा दी, अंधेरे कमरे में ले जा करके स्क्रीन लगा दिया। एक चूर्ण पाउडर मिला हमको, उस पाउडर का हमने गैस फॉर्म में बनाया, गैस फॉर्म में बना के ट्यूब में डाला, ट्यूब में डाल के दोनों तरफ से क्या फ्लो करवा दिया, करंट फ्लो करवा दिया। तो उसके एटम्स को हमने क्या कर दिया, उत्तेजित कर दिया, चमके, लाइट निकली और हमने देखा कि उसको जब हम स्क्रीन पर डालते हैं लाइट तो यहां पर येलो कलर आता है, उसी जगह पर जहां पर किसका आया करता था, सोडियम का। तो हम पहचान रहे थे, तो हम बता देंगे कि इस व्हाइट पाउडर में क्या है, सोडियम है। नहीं समझ आया? तो ये वाला एक स्पेक्ट्रम है और इस वाले स्पेक्ट्रम का हमने नाम रखा क्योंकि यहां पर जब आप परमाणुओं को उत्तेजित करते हो, परमाणुओं को उत्तेजित करते हो, उनसे लाइट उत्सर्जित होती है और वो स्पेक्ट्रम पे जाके एक लाइन हमको देती है। तो क्योंकि यहां पर परमाणुओं को उत्तेजित करने से उनसे लाइट उत्सर्जित होती है और उसका स्पेक्ट्रम मिलता है, इसलिए इस स्पेक्ट्रम का हमने नाम रख दिया उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्या नाम रख दिया हमने, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो क्या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आपको समझ में आया? बताइए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का बैकग्राउंड कैसा रहा करेगा, ब्लैक कलर का, और उसमें चमकीली लाइन आपको मिला करेगी और स्क्रीन पर सब जगह वेवलेंथ वगैरह लिखी है, वहां से आप पहचान जाएंगे। क्या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करना पता लगा, कैसे करेंगे, पता लग गया? बताइए अगर मैं बोलूंगा क्लोरीन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करके बताओ, कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे आप? कौन बताना चाहता है, बोलो। क्लोरीन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त करेंगे आप? सबसे पहले क्लोरीन को क्या करना है, गैस फॉर्म में बनाना है। गैस फॉर्म में बना के क्या करोगे, ट्यूब में भर देंगे। ट्यूब में भरने के बाद कहाँ जाएंगे, अंधेरे कमरे में जाएंगे, उसके साथ स्क्रीन भी ले जाएंगे अपनी। फिर क्या करेंगे,
उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने से क्या होगा? क्लोरीन के गैस के परमाणु उत्तेजित होंगे। उत्तेजित होने से क्या होगा? लाइट निकलेगी। उस लाइट को क्या करेंगे? स्पेक्ट्रोमीटर में डाल देंगे। डालेंगे तो हमको क्या दिखेगा कि पूरा बैकग्राउंड ब्लैक है, क्योंकि अंधेरा है कमरे में, एक जगह केवल लाइट चमक रही है। तो अब हम नोट कर लेंगे कि जब क्लोरीन होता है तो क्लोरीन के एटम से इस तरह की लाइट निकलती है और इतनी तरंग दैर्ध्य उसकी होती है। अब नोट करके रख लिया हमने, ऐसा कर करके बहुत हमने रख लिए। कभी भी कोई भी अनजान चीज मुझे मिलती है, उसको मैं गैस फॉर्म में बदल के इसमें डाल देता हूं और स्पेक्ट्रोमीटर में प्राप्त करने जाते हैं, यहां लाइन मिली तो उसका कलर और उसकी वेवलेंथ देखकर हम उस मटेरियल का पता लगा सकते हैं कि ये मटेरियल इसके भीतर भरा है। तो फिर अभी भी नहीं समझ आया? आ गया समझ में? तो देखो कौन सा स्पेक्ट्रम की बात हमने की है। इस स्पेक्ट्रम का नाम क्या रखा हमने? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि यहां परमाणुओं को उत्तेजित करने से उनके अंदर से लाइट उत्सर्जित हो रही है। किसी रासायनिक तत्व या रासायनिक यौगिक के परमाणुओं को उत्तेजित करने से, उत्तेजित करते थे ना आप, कैसे? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके। उनसे उत्सर्जित होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण, जो मतलब लाइट निकलती है उनसे, के स्पेक्ट्रम को उस तत्व अथवा यौगिक के परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें स्पेक्ट्रोग्राफ की काले रंग की पृष्ठभूमि पर कुछ रंगीन रेखाएं दिखाई देती। कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का बैकग्राउंड किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का, और उसमें लाइंस कुछ चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं। तो बैकग्राउंड इसीलिए ब्लैक कलर का होता है। क्यों? क्योंकि अंधेरे कमरे में है तो बाकी स्क्रीन नहीं चमकती, एक जगह पर लाइट आती है केवल। क्या सभी बच्चों को ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम समझ आ गया? अब थोड़ा सा शोषण स्पेक्ट्रम को समझ लीजिए, उसमें भी यही करना है आपको। अब थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर भी। अब हम अंधेरे कमरे में नहीं हैं, अब थोड़ा सा बाहर आ गए और हमने क्या किया, जो हमारा वो स्क्रीन है वो स्क्रीन लिए लिए घूमेंगे हम। स्पेक्ट्रोमीटर मशीन है वो, स्क्रीन का मतलब वो पूरी मशीन रहती है, उसकी स्क्रीन पर आपको दिखता है और उसमें सब हमने ऑलरेडी लिख रखा है। बड़ी मेहनत लगी है ये सब करने में, तो इस स्क्रीन को खोना नहीं है आपको। अब वो स्क्रीन है और हमने क्या किया, गौर से सभी बच्चे सुनिए। स्क्रीन और उस स्क्रीन के सामने से हमने यहां से व्हाइट लाइट डाल दी, श्वेत प्रकाश डाल दिया। जब उस मशीन पर यहां से हम व्हाइट लाइट डालेंगे तो बताइए कौन सा कलर दिखेगा, कौन सा नहीं दिखेगा? सारे कलर दिखेंगे। वेरी गुड, अब आपको समझ आ रहा है? सारे कलर दिखेंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे कलर्स आपको दिखेंगे। तो पूरी स्क्रीन कैसी दिखेगी? रंगीन, बिल्कुल पूरी स्क्रीन आपको रंगीन दिखेगी, चमकदार दिखेगी, सारे कलर उसमें मौजूद रहेंगे। अब सारे कलर अगर उसमें मौजूद हैं, अब इसमें हम थोड़ी सी चालाकी करेंगे, थोड़ा सा हम कलाकारी करेंगे। कैसे? यहां ये स्पेक्ट्रोमीटर है, इसकी स्क्रीन के सामने व्हाइट लाइट हमने रखी हुई है और व्हाइट लाइट डालने से सब कलर आ रहे हैं। फिर से ये ट्यूब लेके आए, अब हम फिर से ट्यूब लेके आए और ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरी, हमने हाइड्रोजन गैस भरी और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दिया, अणु परमाणुओं को फिर उत्तेजित करवा दिया। तो अब एक कहां रखी हो? अब इसको कहां रखोगे? ये स्क्रीन है, ये व्हाइट लाइट है, इसको बीच में लगा दो। ये जो ट्यूब होगी ये बीच में लगा देंगे। अब आप समझ आया? एक तरफ इधर कौन है? स्क्रीन, दूसरी तरफ इधर कौन है? व्हाइट लाइट का सोर्स, सनलाइट। सूर्य से श्वेत प्रकाश आता है, सनलाइट का सोर्स है। अब बीच में आपने क्या अड़ा दिया? यहां बीच में तुमने ये ट्यूब लगा दिया और इस ट्यूब में क्या है? हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दी। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, देखो पहले जब हमने ये ट्यूब बीच में नहीं लगाई थी तो यहां से व्हाइट लाइट पहुंच रही थी और सारे कलर मिल रहे थे। जैसे ही हमने वो बीच में ट्यूब लगाई, हम क्या देखते हैं
कि स्पेक्ट्रम की इस वाली जगह पर, जिस वाली जगह पर पहले जब हम उत्सर्जन बना रहे थे हाइड्रोजन की लाइन आती थी, हाइड्रोजन की चमक आती थी, लाइट आती थी, उसी वाली जगह पर, केवल उसी वाली जगह पर, बाकी सब कलर्ड है, केवल उसी जगह पर हमको ब्लैक लाइन दिखने लगी। ब्लैक लाइन मींस नो कलर। इसका मतलब है इस बार हाइड्रोजन का कलर वहां पर पहुंचा ही नहीं। ट्यूब हटा दो, फिर पूरा रंगीन, हर कलर पहुंचेगा। ट्यूब लगा दो, अगर हाइड्रोजन भरी है तो जिस जगह पर हाइड्रोजन वाली लाइट जाती थी वो वाली जगह कैसी हो जाती है? ब्लैक हो जाती है। यानी कि अब वो वाली लाइट पहुंचना बंद हो जाती है। फिर से स्पेक्ट्रोमीटर, व्हाइट लाइट, कितने कलर? सारे। हाइड्रोजन गैस की ट्यूब लगा दी हमने, एक्साइट कर दिया एटम्स को, क्या दिखेगा? सारे कलर्स दिखेंगे। केवल एक जगह पर जहां पर पहले अवशोषण इसमें उत्सर्जन वाले में हमको लाइट दिखती थी, वहीं पर अब ब्लैक कलर दिखने लगा। क्लियर? ठीक है, इसको हमने हटाया, इसको गैस हटाई, इसके भीतर सोडियम की वेपर भर दी हमने। अब सोडियम की वेपर भर दिया, फिर वैसा ही स्पेक्ट्रोमीटर लगाया, व्हाइट लाइट लगाई, व्हाइट लाइट डाली, पूरा स्क्रीन चमकता है बढ़िया अलग अलग रंगों से, कहीं कोई ब्लैक लाइन नहीं है। लेकिन सोडियम वेपर की हमने ट्यूब लगा दी और उसमें करंट फ्लो करवा दिया। करंट फ्लो जैसे ही करवाते हैं, अब हम क्या देखते हैं? परमाणु उत्तेजित हुए उसके भीतर के। अब हम क्या देखते हैं कि पहले उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जिस जगह पर येलो कलर की लाइन आती थी, अब उस जगह से येलो कलर की लाइन गायब है। उस जगह क्या मिलता है हमको? ब्लैक कलर मिलता है। ट्यूब हटा दो, उस जगह येलो कलर आ जाएगा। ट्यूब लगा दो, येलो कलर गायब। ये क्या होने लगा? तो इसको हमने एनालिसिस किया और सोचा कि क्या हो रहा है यहां पर। इसको हमने ऐसा सोचा कि जब व्हाइट लाइट पड़ती है तो येलो कलर पहुंचा, सोडियम की वेपर वाली ट्यूब लगा देते हैं, एक्साइट करते हैं, येलो कलर पहुंचना बंद हो जाता है। तो येलो कलर पहुंचना पहले पहुंच रहा था, ट्यूब लगाने से येलो कलर पहुंचना बंद हो गया। तो कहां गया येलो कलर? तो हमने सोचा कि जरूर ऐसा हुआ होगा कि व्हाइट लाइट में तो सारे कलर थे, ट्यूब लगाने से ही येलो कलर बंद हो गया। इसका मतलब है ट्यूब के भीतर जो सोडियम की वेपर है उसने येलो कलर को पीछे से जो येलो कलर आ रहा था, सोडियम ने उस येलो कलर को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया उसको, और उसे स्पेक्ट्रोमीटर तक पहुंचने ही नहीं दिया। इसीलिए उस जगह पर एक ब्लैक लाइन आपको दिखी। नहीं समझ में बात आई आपको? आया? तो यहां पर क्या अंदाजा लगाया हमने ये सोचा कि व्हाइट लाइट में सारे रंग हैं, स्पेक्ट्रोमीटर में सारे कलर हमको दिखते हैं, लेकिन अगर बीच में हम कोई मटेरियल लगा देते हैं, कोई रासायनिक तत्व लगा देते हैं, तो वो तत्व एक निश्चित कलर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो वहां तक नहीं पहुंचने देता, और इसीलिए हमको वहां पर क्या दिखती है? ब्लैक लाइन दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर वो मटेरियल क्या कर रहा है? एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की लाइट को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया? ये वाला जो स्पेक्ट्रम मिलेगा इसका नाम हमने रखा अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो क्या अभी आप मुझे बता सकते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम का बैकग्राउंड कैसा होगा? अवशोषण स्पेक्ट्रम का बैकग्राउंड जो होगा पूरा वो कैसा रहेगा? कलरफुल, सारे कलर। केवल उसमें बीच बीच में क्या मिलेंगी? ब्लैक लाइंस। और ब्लैक लाइंस मींस एब्सेंस ऑफ कलर, यानी कि वहां कोई कलर नहीं है, वो कलर पहुंचा ही नहीं वहां पर। तो उस अवशोषण स्पेक्ट्रम का बैकग्राउंड कैसा होगा? कलरफुल। और एक जगह पर ब्लैक लाइन आएगी। तो ये अवशोषण स्पेक्ट्रम हमने लिखा। क्या हुआ है? एक्सपेरिमेंट तो पूरा वैसा ही था, केवल इसमें क्या था? पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जब उत्सर्जन वाला करते थे तो व्हाइट लाइट नहीं रहती थी, जब ये वाला कर रहे हैं तो व्हाइट लाइट रहती है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हम श्वेत प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। श्वेत प्रकाश की उपस्थिति में
किसी रासायनिक तत्व या रासायनिक यौगिक के परमाणुओं को उत्तेजित करने से, करंट तो यहां भी फ्लो करते थे ना आप, स्पेक्ट्रोग्राफ की रंगीन पृष्ठभूमि पर, कलरफुल पृष्ठभूमि होती है उसकी, कुछ काली रेखाएं दिखाई देती हैं। समझ आया? इस स्पेक्ट्रम को उस तत्व अथवा यौगिक का अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब ये बताएं, दोनों प्रकार के स्पेक्ट्रम समझ आए कि नहीं आए? आ गए? अगर आ गए हैं तो एक बार और बता दें, अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का बैकग्राउंड कैसा होगा? उत्सर्जन का ब्लैक कलर, और उसमें कुछ चमकीली रेखाएं मिलेंगी। अवशोषण स्पेक्ट्रम का बैकग्राउंड कैसा होगा? कलरफुल, उसमें कुछ ब्लैक लाइंस मिलेंगी। उल्टा हो गया ना बिल्कुल। और कैसे करना है ये पता लगा कि नहीं लगा आपको? और अवशोषण स्पेक्ट्रम में लाइन गायब हो जाती है, और देखो कोई भी लाइन गायब हो जाए ऐसा नहीं होता, सिर्फ वही वाली लाइन गायब होती है जो उत्सर्जन में मिलती थी। अवशोषण में वही वाली लाइन क्या हो जाती है? इसका मतलब है कोई भी पदार्थ जिस कलर को उत्सर्जित करता है वही वाला कलर वो अवशोषित भी करता है। याद आया? तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसमें एक बात और कि इसमें सबसे ज्यादा अच्छा स्पेक्ट्रम कौन सा होगा, सबसे बढ़िया स्पेक्ट्रम कौन सा होगा, जिससे हम पता लगाया करेंगे मटेरियल कौन सा है। एक अननोन पाउडर दिया जाएगा, आपसे कहेंगे पता लगा के लाओ इसमें क्या है, तो सबसे अच्छा स्पेक्ट्रम कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला? आंसर है सबसे अच्छा स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें उस जगह क्लियर कट आपको ब्लैक लाइन मिलेगी। कलर मिलेगा तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, कोई लाइट येलो है कोई डार्क येलो है, इस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन एक जो डार्क लाइन मिलेगी आपको, ब्लैक लाइन मिलेगी, वो क्लियर कट लाइन होगी। इसलिए अवशोषण स्पेक्ट्रम सबसे बेस्ट स्पेक्ट्रम होता है। एंड आई होप कि अब आपको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम की सारी बातें समझ आ गई। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना के देखेंगे, और उसकी स्टडी सबसे पहले बामर ने की थी। एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? बामर। उन्होंने सबसे पहले इसकी स्टडी की थी, और देखा जाएगा कि उन्होंने क्या पाया। जब स्पेक्ट्रम बनाया उन्होंने तो क्या पाया उन्होंने, ये हम लोग चेक करेंगे। तो आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, और आगे और पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।